हेलो गाइस, आप कैसे? आई होप क्या अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई ट्यूटोरियल। आज हम अपनी 11वीं क्लास का करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई का चैप्टर। लेट्स बिगिन। सप्लाई सप्लाई होता क्या है? व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? That is, it is a quantity of a commodity that a seller is willing and able to sell at each possible price during a given period of time। मतलब कि एक सेलर जो है, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी जो है अपने एक प्रोडक्ट की, एक कमोडिटी की, वो चाहता है बेचना, और एक पॉसिबल प्राइस के बेस पे उसे किस पे ड्यूरेशन पे, वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय के अंदर, एक ड्यूरेशन के अंदर अपना चाहता है कि वो अपना बेचे सामान कितने पे यहाँ पर, जितना उसे इच्छा लगता है उस कीमत की। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सप्लाई होता क्या है, मतलब टाइप ऑफ सप्लाई क्या है। आपको पता है सप्लाई है तो दो तरीके की सप्लाई होती है इसमें, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। टू टाइप्स ऑफ सप्लाई आर इंडिविजुअल सप्लाई एंड जो है कितने पैसे में, कितनी कीमत में एक गुड्स को बेचना चाहता है एक ड्यूरेशन के अंदर, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और मार्केट सप्लाई होती है कि एक मार्केट सप्लाई के अंदर क्या कहते हैं, जो हम इंडिविजुअल सप्लायर सेलर होता है, ऐसे ही जो इंडिविजुअल सेल कर रहे होते तो इंडिविजुअल वो इकलौता कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन एक सेलर करना चाहता, एक सेलर करता है और चाहता है कितनी कीमत में उसकी प्रोडक्ट बिक जाए। मार्केट सप्लाई में क्या होता है, जो बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, सारे सेलर जो हैं, ऑल द सेलर जो हैं चाहते हैं और अपने ही पॉसिबल प्राइस में वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं एक ड्यूरेशन के अंदर। मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट सप्लाई जो है समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई है। इन्हीं को मैं आपको बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर। That is, individual supply is a quantity of a commodity that a seller is willing and able to sell at each possible price during a given period of a time. And market supply में लिखेंगे हम कि it is a quantity of a commodity which all the sellers are willing and able to sell at each possible price during a given period of a time. That is market supply. In other words, market supply is a summation of a individual supply. जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट सप्लाई जो है, अगर हम हर एक इंडिविजुअल सप्लायर को अगर हमें एक समेशन करें तो हम मार्केट सप्लाई ही उसे कहेंगे। हमने पढ़ा अभी तक सप्लाई और टाइप्स ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो है, जो हमारे एक पार्टिकुलर जो कमोडिटी है, मतलब हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम क्या, एक उसकी जो टोटल क्वांटिटी जो होती है एक जगह पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसे स्टोर करके रखते हैं, जैसे हमारे वेयर हाउसेस हो गए, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इट इज़ रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी दैट इज़ अवेलेबल विद द फर्म एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। एक ड्यूरेशन के अंदर हमारी कंपनी के अंदर इतना जो प्रोडक्ट है वो एक टोटल क्वांटिटी उसकी इतनी पड़ी है, दैट इज़ अ स्टॉक, जैसे हम कहते हैं ना बफर, एज अ बफर स्टॉक। व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? अब सप्लाई पढ़ रहे हैं तो उसका फंक्शन, काम कैसे करता है सप्लाई, अब ये पढ़ेंगे। इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड एंड अ प्रोडक्ट एंड इट डिफरेंट डिटरमिन्स। ये फंक्शनल रिलेशनशिप है हमारा क्वांटिटी सप्लाई के बीच में, गुड्स की और इसके डिटरमिन्स में। अगर हम सप्लाई फंक्शन देखें कोई भी गुड्स का, तो हम कह सकते हैं, अगर इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे इसमें प्राइस जो है कमोडिटी का, प्राइस जो है अदर गुड्स का, प्राइस जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनपुट्स का जो लगते हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस लगती हैं जो, और जो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका, ये हमारे आते हैं टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर, सारी डिटरमिन्स जो है हमारे गवर्नमेंट जो है और नंबर ऑफ़ फर्म्स जो हैं हमारे, इसमें इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के अंदर आते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं इसमें हम कह सकते हैं सप्लाई फंक्शन जो है दोनों मार्केट के इंक्लूड होते हैं। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई की करते हैं तो उसमें फंक्शंस जो होंगे, डिटरमिन्स जो उसके होंगे, वो क्या क्या होंगे? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे, और गोल ऑफ अ फर्म का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे इंडिविजुअल सप्लाई है। अगर हम मार्केट सप्लाई का ही अगर डिटरमिन्स को देखें तो हमारे ये तो होंगे इंडिविजुअल सप्लाई तो इंक्लूड होगा, उसके डिटरमिन्स तो इंक्लूड हैं। इसके साथ हमारा एक दो इंक्लूड हो जाते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर, और नंबर ऑफ़ फर्म्स।
ये है हमारे सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन कैसे काम करता है इन्हीं के बिहाफ में हम देखते हैं। अब हम इन्हीं के ही ऊपर हम पढ़ेंगे। मतलब कि हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ अ सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ज़रूर है। डिटरमिनेंट्स ऑफ अ सप्लाई क्या है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था इंडिविजुअल सप्लाई या मार्केट सप्लाई के बिहाफ पर वो क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बनता है क्वांटिटी सप्लाई का कोई भी प्रोडक्ट का, जिससे वो सप्लाई काम करती है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इस पर क्या डिपेंड करती है, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस का और सप्लाई का, किसी भी प्रोडक्ट का। अगर हम कहते हैं कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का बढ़ जाता है तो सप्लाई जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी, और सप्लाई जब कम हो जाती है तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मानो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं एक फर्म हूँ, मैं बनाती हूँ चावल, ठीक है, उसकी सप्लाई करवाती हूँ। अब राइस जो है वो उसका एक मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर पैसे मेरे बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट के पैसे अगर बढ़ जाते हैं, मेरे राइस का प्रोडक्शन जो है कमोडिटी वो उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसका जो है सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर प्राइस अगर डाउन हो जाता है राइस का तो सप्लाई भी है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही डाउन हो जाएगी। ये जो है रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप माना जाता है। ऐसे ही दूसरा डिटरमिनेंट जो है हमारा कहता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स का प्राइस का क्या उस पर होता है, प्राइस और सप्लाई जो प्रोडक्ट के ऊपर है, कमोडिटी के ऊपर, ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है अदर गुड्स के बिहाफ पर। अब हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। मतलब हमारे इनपुट्स जो लगते हैं एक प्रोडक्शन करने पर और सामान के कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पर, उनके साथ क्या जो है सप्लाई के डिटरमिनेंट्स का क्या मतलब प्रभाव पड़ता है उसके साथ। ये भी जो है हमारा क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस जो इनपुट्स और सप्लाई जो गुड्स की होती है उनमें। ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो सप्लाई जो है गुड्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ही अगर वाइस वर्सा, अगर इंक्रीज़ होगा प्राइस ऑफ आउटपुट या मतलब प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स के ऊपर अगर इंक्रीजमेंट हो जाता है तो वो जो है डिक्रीज़ करेगा सप्लाई को। क्यों, क्योंकि जो है प्राइस जो है इनपुट्स का बढ़ रहा है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है वो अगर कम हो जाता है तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से जो कह सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप हमारा होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सप्लाई के ऊपर। टेक्नोलॉजी का और सप्लाई का जो है हमारे कॉमन प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर हम देखिए, अगर हम एडवांस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है अगर उसे हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और कॉस्ट में हमारी कम आएगी। अब जब कॉस्ट कम आ रही है तो हमारा जो उसी फैक्टर प्रोडक्शन के बिहाफ पर सप्लाई जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है इसलिए उससे मार्जिन जो है प्रॉफिट का वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम ये पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करते हैं तो सप्लाई जो है हमारी क्या हो जाएगी, गिवन प्रोडक्ट की वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा लेबर उसमें काम कर रही होगी, ठीक है, ज़्यादा इनपुट्स डल रहे होंगे, तो वो क्या होगा, सप्लाई जो है कम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्स रिलेशन ना होकर डायरेक्ट रिलेशनशिप माना जाता है टेक्नोलॉजी का इफेक्ट जो हमारा उसमें डलता है। अब हम पढ़ेंगे गोल ऑफ अ फर्म। फर्म का क्या गोल है। हर एक कंपनी जो है, हर एक फर्म जो है अपना अपने गोल, मेन गोल तो उसका क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कमाना है तो उसे क्या करनी होगी, सेल ज़्यादा करनी होगी। जब सेल ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और सेल्स अगर कम होंगी तो सप्लाई भी कम होगी। तो ये हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का ही एक फर्म का गोल होता है। अब हम पढ़ेंगे टैक्सेशन, मतलब टैक्स पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उनके बिहाफ पर। ये जो है हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है टैक्स रेशो पे, टैक्स रेट पे और सप्लाई जो हमारी प्रोडक्ट की होती है। मतलब कि अगर हमारा टैक्स जो है अगर बढ़ जाते हैं तो सप्लाई जो हमारी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा जो टैक्सेस का जो गवर्नमेंट के बिहाफ में मिल रहा होगा वो हमारा का क्या होगा, टैक्स रेट ज़्यादा होगा, तो सप्लाई हम क्या करेंगे, हम कम करेंगे। इसी के हिसाब से अगर वाइस वर्सा है, अगर टैक्स रेट जो है अगर हमारा सब्सिडी वगैरह रिबेट मिल जाती है तो वो क्या होगा, टैक्स हमारे कम हो जाएंगे। टैक्सेस हमारे कम हो जाएंगे तो सप्लाई जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये जो है हम कह सकते हैं हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है टैक्स रेट का
सप्लाई ऑफ अ गुड्स के बीच में। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ फर्म्स कितनी होंगी, उसके हिसाब से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमें सप्लाई में, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हमारी जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर फर्म्स हो गई, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ फर्म्स जो है इंक्रीज़ होती हैं, तो मार्केट जो है सप्लाई क्या करेगी, ज़्यादा करेगी, क्योंकि लार्ज नंबर प्रोडक्शन हो जाएगी कमोडिटी की। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, सप्लाई जो है वो भी बढ़ रही होगी अगर नंबर ऑफ़ फर्म बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ़ फर्म घटते हैं तो सप्लाई भी हमारी घट जाएगी। ये तो हमने पढ़ा अभी तक डिटरमिनेंट्स ऑफ अ सप्लाई। अब हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, अब हम पढ़ेंगे। सप्लाई शेड्यूल जो है एक टेबुलर स्टेटमेंट होती है, जैसे कि हम उसमें क्या शो करते हैं, अपनी जो क्वांटिटीज़ होते हैं ना हमारे प्रोडक्ट की, तो उसमें क्या कहते हैं, हम अलग अलग क्वांटिटीज़ हमारी जो होंगी वो हम सप्लाई करेंगे कितने अलग अलग प्राइस लेवल, मतलब वेरियस प्राइस लेवल पे हम उसे शो करेंगे कि वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है सप्लाई करी जाएगी, इतनी ड्यूरेशन में इतने अमाउंट में पैसे से वो एक इतनी क्वांटिटी सप्लाई करी जाती है। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं सप्लाई शेड्यूल क्या है, इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज गुड बीइंग सप्लाइड एट अ वेरियस लेवल ऑफ अ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, अभी तो हमने पढ़ा सप्लाई शेड्यूल, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स जो है हमारे दो तरीके के, जैसे सप्लाई दो तरीके की होती है, 2 टाइप्स होते हैं सप्लाई के, ऐसे ही हमारे सप्लाई शेड्यूल 2 टाइप्स के हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो है ये भी एक क्या करता है, जैसे उसमें था कि एक सेलर था जो चाहता था अपना क्वांटिटी अपने प्रोडक्ट को बेचना एक ड्यूरेशन के अंदर, वो कितनी बेचना चाहता है, ऐसे ही इसमें क्या है कि ये भी एक क्या शो करता है, अलग अलग क्वांटिटीज़ जो होंगी उसके प्रोडक्ट की वो चाहता है बेचना एक अलग अलग प्राइस लेवल पे एक ड्यूरेशन के अंदर। ये था हमारा इंडिविजुअल सप्लाई का, मतलब इट इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट या प्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ गुड विच a seller is willing to sell at a various level of a price during a given period of a time। एंड अदर टाइप्स जो है सप्लाई शेड्यूल का वो क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व जो है उसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था मार्केट सप्लाई के टाइप्स के अंदर, उसमें क्या था, अलग अलग फर्म्स जो थी उसको हम कह सकते थे इंडिविजुअल सप्लायर जो सारे थे वो सारे सेलर, ऑल द सेलर जो हैं वो आके इंक्लूड होते हैं, समेशन होता है मार्केट सप्लाई के। यहाँ पे भी यही है कि सारे सेलर जो हैं अपने कितने कितने प्राइस में अपनी जो क्वांटिटी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ जो हैं वो अलग अलग उसमें बेच रहे हैं, वो उसमें चाहते हैं, तो मार्केट सप्लाई उसमें कहते हैं। मतलब कि इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ गुड्स which all the sellers are willing to sell at a various level of a price during a given period of a time। हमने भी पढ़ा सप्लाई शेड्यूल और उसके टाइप्स क्या होते हैं। इन्हीं के आगे हम पढ़ेंगे कि अब सप्लाई कर्व और उसके टाइप्स कैसे होते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे सप्लाई शेड्यूल और उनके टाइप्स, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई कर्व क्या होती है। सप्लाई कर्व भी जो है वो क्या है, हमारी सप्लाई जो शेड्यूल है उसके ही टाइप्स हैं, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। अब वही जो है हम उसके बारे में बताने वाले हैं, उनका किससे शो करेंगे, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, जैसे हमें पहले टैबुलर प्रेजेंटेशन शो कर रहे थे उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, शो का करेंगे एक ग्राफ के बिहाफ पर हम ये बताते हैं कि उसकी सप्लाई कब कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे ग्रोथ कर रहा है। ऐसे ही हम करेंगे मार्केट सप्लाई का भी। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप इंसेप्शन के बिहाफ पर भी आता है आपके पास क्वेश्चन, डायग्राम के शेड्यूल के साथ में आपको इसे ड्राइव करना होगा क्वेश्चन अपने आंसर्स में। लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। आपने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, मतलब कि अपने आप बॉल साइंस में देखते हैं न्यूटन का साइंस का जो आपने लॉ पढ़ा है, ऐसे ही एक ये भी लॉ है, लॉ ऑफ अ सप्लाई इकोनॉमिक्स के अंदर। लॉ ऑफ सप्लाई जो है इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का एंड उसकी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कि अगर वो बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस डाउन होगा तो सप्लाई भी डाउन होगी, एज अ वाइस वर्सा। It is a state that there is a direct relationship between price of a good and its supply।
ऑन द अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इसमें सारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. इफ़ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज देन the supply of a product will increase and the price of a goods decrease and then the supply of a good will decrease. जैसे ही मैंने आपको बताया प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस डाउन होगा सप्लाई भी डाउन होगी. इसी का ही हमने एक एग्जांपल के बताना है लेकर और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है ग्राफ को शो करके. ठीक है, जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी दिखा रहे हैं और उसमें हमारी सप्लाई कितनी जा रही है. अब हम पढ़ेंगे असम्पशन क्या होती है लॉ ऑफ सप्लाई की. असम्पशन है तो उसमें क्यों अवधारणाएं तो होंगी, लॉ ऑफ सप्लाई कानून है. तो अब क्या क्या अवधारणाएं क्या है, इसमें क्या होगा, अगर क्वेश्चन के बिहाफ में पूछे कि असम्पशन कैसे आ सकता है तो हम ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई है जिसमें बताना है कि सारी थिंग्स जो है आपकी क्या कांस्टेंट है. तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि इसमें क्या असम्पशंस होंगी लॉ ऑफ सप्लाई की. लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा, इसमें सारे जो फैक्टर ऑफ इनपुट्स या प्राइस ऑफ इनपुट्स जो होंगे वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे. फर्स्ट असम्पशन तो यही है, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट. एंड दूसरी असम्पशन इसमें ये होगी कि जो अदर गुड्स के प्राइस होंगे वो भी चेंज नहीं होंगे, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स. एंड थर्ड असम्पशन जो है नो चेंज इन द टैक्स रेट, टैक्स रेट्स में भी कोई चेंज नहीं होगा. और फोर्थ असम्पशन जो है कहती है कि नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब हम जो अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वही यूज़ करेंगे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं करेंगे. इसमें असम्पशंस ये होंगी लॉ ऑफ सप्लाई में. हम तब देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एक कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही, सप्लाई का लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा उसके प्रोडक्ट के ऊपर, तभी हम बता सकते हैं ये असम्पशन के बिहाफ पर कि लॉ ऑफ सप्लाई इसमें हो रहा है. अब हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन सप्लाई. अब ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सप्लाई तो हम अभी पढ़ के आ रहे थे मैम, इसमें क्या अंतर है. इसमें जो है हम करेंगे चेंजिंग होती है, मतलब शिफ्टिंगनेस जो होती है सप्लाई कर्व के अंदर, अब हम पढ़ने वाले हैं. इंक्रीज इन सप्लाई ये क्वेश्चन आता है मतलब शिफ्टिंगनेस के बिहाफ पर, और एमसीक्यू के बेस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका. मतलब कि इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, जब सप्लाई जो है बढ़ती है कमोडिटी की, किसके बिहाफ पर, जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके बिहाफ पर. और क्योंकि इसमें प्राइस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. मतलब कि व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू द अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज अ इंक्रीज इन अ सप्लाई. मतलब कह सकते हैं प्राइस अगर जो है हमारा वो सेम है, बदल नहीं रहा है, तो क्वांटिटी अगर हमारी जैसे 10 to 20 हो गई है, जो 10 का गैप आ रहा है वो क्या है, इंक्रीमेंट कर रहा है. इससे क्या होगा, हमारा क्वांटिटी वाला जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, राइटवर्ड की शो करेगा, राइटवर्ड शिफ्टनेस करेगा. ऐसे ही अगर डिक्रीज़ हो जाता है सप्लाई के अंदर तो क्या होगा, अदर फैक्टर्स के जो हो प्राइसेस जो होंगे वो जो है उससे डिक्रीज़ हो जाता है सप्लाई का. मतलब कारण है कि अदर फैक्टर्स जो है उसमें कमी आई तो सप्लाई में भी कमी आ जाएगी. क्यों, क्योंकि प्राइस जो उसमें कांस्टेंट है. अगर मान लीजिए प्राइस मेरा 10 है और क्वांटिटी मेरी 20 थी, अब प्राइस मेरा भी 10 है, क्वांटिटी मेरी 10 हो गई है, तो मतलब 10 का जो है वो गैप आ रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या होगी, लेफ्टवर्ड शो करेगी, लेफ्टवर्ड पे जाएगी, मतलब डिक्रीजमेंट करेगी. अभी हमने पढ़ा चेंजेसनेस जो होते हैं, शिफ्टिंगनेस जो है हमारे सप्लाई कर्व के अंदर. अब ये जो मेन जो है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन का सप्लाई, मतलब लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड जो है, अगर हमारा इंक्रीज़ होगा सप्लाई के अंदर तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा सप्लाई का. तो इसका क्या कारण है, इसमें कारण है कि प्राइस जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के या अदर गुड्स के या टैक्स रेट जो है या एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें हम इसमें कॉजेस माने जाते हैं. मतलब कि अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स होगा, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स होंगे हमारे प्रोडक्शन के, वो क्या हो जाएंगे, उसका प्राइस कम हो जाएगा. प्राइस ऑफ अदर गुड्स का जो होगा, काउंटर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, टैक्स रेट भी कम हो जाएगा, और एडवांस टेक्नोलॉजी का फर्म जो है यूज़ करेगा. तो इससे क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगी हमारे सप्लाई कर्व के अंदर, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. ये मेन कॉजेज थे उसके. अब हम पढ़ेंगे डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन सप्लाई मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टमेंट्स हो रही है सप्लाई कर्व में, तो उसके क्या कॉजेज हैं. मतलब कि प्राइस जो है इनपुट का वो बढ़ जाएगा, प्राइस जो है अदर गुड्स के वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीमेंट करेगा टैक्स रेट के अंदर भी, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो.
इसमें क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा हमारा सप्लाई कर्व। अब हम करेंगे मोमेंट्स अराउंड द सप्लाई कर्व। होता क्या है, अब हम करेंगे पहले जैसे हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पढ़ा था कि सप्लाई में होता है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मोमेंट्स जो होती हैं सप्लाई कर्व में, एक्सपेंशन ऑफ अ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सप्लाई, इन दोनों के तरीके से होती है। एक्सपेंशन ऑफ अ सप्लाई जो है उसमें होता क्या है, पहले ब्रीफ में समझेंगे। इसमें क्या होता है कि सप्लाई जो कमोडिटी की होती है वो बढ़ा दी जाती है। किस कारण बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ जाता है, और बाकी जो अदर फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के वो कांस्टेंट रहते हैं। मतलब कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसमें प्राइस जो था, जो हमारे जो चेंजेसनेस में था, रिफ्टिंगनेस मतलब शिफ्टनेस में था, जो चेंजेस होते थे इंक्रीज़ और डिक्रीज़, उसमें क्या होता था कि हमारा प्राइस कांस्टेंट रहते थे। इसमें क्या होगा कि प्राइस जो है हमारा क्या है वो बढ़ रहा है, घट हो रहा है, प्राइस फॉलिंग तो होगा, लेकिन इसमें अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे, इनपुट्स जो हैं वो अदर थिंग्स, वो क्या कि कांस्टेंट होगी। जैसे कि अब इसमें हम लिख सकते हैं कि ऑन द अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू द राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नाउन हैज एक्सपेंशन इन अ सप्लाई। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस हमारा 10 था एक क्वांटिटी का, मतलब क्वांटिटी उसमें 2 और प्राइस हमारा 20 हो गया, क्वांटिटी 3 हो गई। मतलब इसमें 10 जो है, 10 का गैप जो है चेंज हुआ है प्राइस में, और क्वांटिटी में भी 1 का होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या हुआ कि प्राइस अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ है तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज़ हुआ है, एक्सपेंशन इन सप्लाई हुआ है। अब हम करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कैसे होता है। इसमें यही है कि इसमें क्या होगा, प्राइस जो होगा वो क्या होगा, राइज और फॉलिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है तो फॉलिंग होगा, मतलब प्राइस जो है कम हो जाता है, क्वांटिटी भी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बाकी सारी थिंग्स जो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। जैसे कि ऑन द अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नॉन हैज अ कॉन्ट्रैक्शन हैज इन सप्लाई। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्राइस हमारा 20 था पहले, अब 10 हो गया है, और क्वांटिटी पहले 3 थी अब 2 हो गई है। तो इसमें जो फॉलिंग हुआ है प्राइस में और क्वांटिटी में, इससे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये थे हमारे मोमेंट्स जो सप्लाई कर्व के। अब हम करने वाले हैं इसी में कि मोमेंट्स के तो हमने चेंजेस पढ़ लिए, अब हम करेंगे इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती क्या है, मतलब कि इसमें क्या होता है, जितनी क्वांटिटी सप्लाई जो है उसमें चेंजेस आए हैं, किस कारण चेंजेस आए हैं, प्राइस के कारण, कमोडिटी के। मतलब कि इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस चेंजेस इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसी के ही अलग अलग एक तरीके के हैं, 5 तरीके के इसके काइंड्स हैं, और उसमें हम पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट जो होंगे सप्लाई के हम वो पढ़ने वाले हैं। 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई में फर्स्ट टाइप्स है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसमें होता क्या है, व्हेन सप्लाई ऑफ अ गुड्स शोज इन्फिनिट चेंजेस विदाउट और लिटिल चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसमें परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई में क्या होता है, इन्फिनिटी होती है, मतलब सप्लाई जो गुड्स के चेंजेस होंगे वो शो करेंगे थोड़ा बहुत चेंजेस, क्योंकि प्राइस में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा या नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो इसलिए इन्फिनिटी मान सकते हैं कि इसमें क्या रोल होगा कि हमारा इलास्टिसिटी सप्लाई जो है इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ऐसे ही है सेकंड पॉइंट, मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई। मतलब सेकंड टाइप क्या है हमारा, मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई से मतलब वन के से भी बड़ा होगा हमारा इलास्टिसिटी सप्लाई 1 से भी बड़ा। मतलब इसमें क्या होगा कि जो सप्लाई में जो चेंजेस आएंगे परसेंटेज के बिहाफ पर, मतलब परसेंटेज कितने परसेंटेज बिहाफ पर वो सप्लाई में चेंज हो रहा है, और उतने ही परसेंटेज के बिहाफ पर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब व्हेन द परसेंटेज चेंज सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नाउन हैज अ मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई और इलास्टिक सप्लाई। मतलब कि इसमें परसेंटेज जो चेंजेस होंगे सप्लाई में वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा उससे। थर्ड टाइप है हमारा इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। मतलब क्या होगा, ES जो है इसमें हमारा इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। मतलब इसमें परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो होगा वो क्या होगी, इक्वल होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब सप्लाई में जितना परसेंटेज का चेंजेस आया है उतना ही प्राइस में कि चेंज आया है वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नाउन हैज इक्वल टू द यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई।
एंड फोर्थ टाइप इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मतलब 1 से भी क्या हो, ES कम हो. When percentage change supply is less than the percentage change in price of a commodity is known as less than unitary elastic supply और inelastic supply कह सकते हैं इसे. मतलब कि इसमें शॉर्ट में बताया जाए तो परसेंटेज चेंज जो आता है सप्लाई के अंदर वो जो होगा प्राइस से भी क्या होगा, वो कम होगा. मतलब कि प्राइस का जो परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा होगा सप्लाई की चेंजेस से. नेक्स्ट टाइप जो है लास्ट हमारा इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, मतलब इसमें क्या होगा, हमारा इलास्टिक सप्लाई जो है वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा. मतलब कि प्राइस में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, राइस फॉलिंग हो रहा है, तो क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा सप्लाई की. व्हेन सप्लाई ऑफ अ गुड्स डू नॉट चेंज इन विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड इज़ नॉन हैज़ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. अभी हमने पढ़े हैं इलास्टिसिटी सप्लाई जो है उसका कंटेंट पढ़ा है. तो अब हमारा जो सप्लाई का टॉपिक जो है सप्लाई चैप्टर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. थ्योरी में आपका 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट है. सप्लाई चैप्टर की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है 1 शॉट हमारा. और अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके ही जल्दी ही. ऐसे ही वीडियोस लेने पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.